हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा है और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रखा है कि इंडिया ने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। राइट। अगर हम वर्ल्ड पैरामीटर पर देखें तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है जी। तो बेसिकली चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्योरी, जिसके अंदर बता रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। एनवायरनमेंट का मतलब हर वो एलिमेंट, हर वो चीज़ जो कि हमें अफेक्ट कर सकती है। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, कहता है जी वो सारी फोर्सेस, वो सारे एलिमेंट्स, वो हर चीज़ जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। जिसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर आ सकता है, दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर किसी चीज का इफेक्ट हमारे बिजनेस पर नहीं आ सकता, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है। राइट। The success of every business depends upon adapting itself to the environment within which it functions। तो जी, जैसे ही मैंने कहा कि हर वो चीज़ जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, टेस्ट चेंज होता रहता है, कस्टम चेंज होता रहता है, कस्टमर्स का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोर्स ऑफ सप्लाई चेंज होता रहता है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज होती रहती है, प्राइस चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मतलब सारी चीज़ें चेंज होती रहती है इन द एनवायरनमेंट। और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन करे, तो आपको भी अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। राइट। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट कुछ और चल रहा है और आप अपनी पुरानी प्रैक्टिस पर अड़े हुए हैं। कहता है जी सक्सेस डिपेंड करती है ऑन अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। राइट। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। हाँ जी, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मतलब बाहर से जितनी भी फोर्सेस लग रही है बिजनेस के ऊपर, जैसे मैंने कहा कस्टमर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सप्लायर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्फेक्शंस जैसे कि आजकल चल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जी बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म। दो तरह की फोर्सेस होती है, एक तो स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे कंपटीटर्स, हमारे सप्लायर्स। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? हमारे। राइट। तो वो क्या स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग, मतलब हमारे बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट कर रहे हैं। एक होती है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस का मतलब जैसे कि कस्टम्स क्या है, सोशल प्रेफरेंसेस क्या है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या है, लीगल एनवायरनमेंट क्या है देश का जी, देश में टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस क्या है हमारे पास। राइट। तो इनका डायरेक्ट या मैं कहूँ इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं आता बिजनेस पर, बट आता है, इनडायरेक्टली आता है। राइट। जैसे कि अगर लॉज आसान हो जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के, बिजनेस रन करने के, तो वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा। लेकिन जिस जगह लॉज ज़्यादा टफ होंगे, किसी भी बिजनेस में एंटर करना मुश्किल होगा, किसी भी बिजनेस से एग्जिट करना मुश्किल होगा, तो हम कहेंगे यार बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। पहली बात तो स्टार्ट करना ही बड़ा मुश्किल है, और स्टार्ट हो जाए और मन ना करे तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कंपनी 3 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, किसी और देश में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए लेट्स से 20 फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एनवायरनमेंट कौन से कंट्री का अच्छा है? इंडिया का अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। राइट। तो चाहे डायरेक्टली बिजनेस पर इन चीज़ों का इफेक्ट ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो होता है। दीज आर जनरल फोर्सेस।
सोशल प्रेफरेंसेस क्या है, राइट। डायनामिक इन नेचर, हमेशा चेंज होता रहता है, याद रखिएगा बिजनेस एनवायरनमेंट इज फॉर एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहेगा, हमेशा अनसर्टेन रहेगा, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। नो वन कैन प्रिडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट एक्यूरेटली। हम सिर्फ अनसर्टेनिटीज़ को कुछ लेवल तक मेजर कर सकते हैं, हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रिलेटिविटी क्या होती है, कहता है जी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल, टाइम टू टाइम, राइट। तो बेसिकली एक देश का बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरे देश से डिफरेंट हो सकता है, एक देश के अंदर ही एक रीजन का बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरे रीजन से डिफरेंट हो सकता है, राइट। जैसे कि कहीं पर आतंकवाद ज़्यादा है, टेररिज्म ज़्यादा है, तो वहाँ पर बट ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ का बिज़नेस एनवायरनमेंट आप कहेंगे अच्छा नहीं है। लेकिन कहीं पर बिल्कुल शांति है, पीस है, आप शांति से काम कर सकते हैं, तो वहाँ का बिज़नेस एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर है। मल्टी फैसेटेड का मतलब अलग 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 चेहरे दिखाई देंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के केस में भी यही होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल ठप हो गए, जैसे कि टेक्सटाइल बिजनेस, जैसे कि एजुकेशन बिजनेस, जो बिल्कुल ठप हो गए, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करे हैं, जैसे कि फार्मा बिजनेस, राइट। तो कहता है जी बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे चेहरे होते हैं। एक ही सिचुएशन को कोई अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखता है और उसी सिचुएशन को कोई थ्रेट के फॉर्म में देखता है। एक ही सिचुएशन किसी के लिए वीकनेस है और वही सिचुएशन किसी के लिए स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहली चीज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप पहले से ही आने वाले चेंजेस को मेजर कर लेंगे, भाप लेंगे, तो आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस चेंज कर सकते हैं, काम करने का तरीका चेंज कर सकता है। और देखिए जो जितनी जल्दी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है वो हमेशा कामयाब रहता है, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो हमेशा मिलता ही मिलता है, राइट। जैसे कि मारुति उद्योग ने देखा कि भैया इंडिया के अंदर स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट है, तो नैनो लेके आई, राइट। तो अब नैनो के बाद बहुत सारी कार्स आई जो कि स्मॉल कार की कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसे मिला, मारुति उद्योग को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस तरह के थ्रेट हमें फेस करने पड़ सकते हैं। हम टाइमली करेक्टिव मेजर्स लेंगे, हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, तो हम लोग अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हर वक्त एनालाइज करते रहेंगे, जो जो चेंजेस चल रहे हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उन चेंजेस को कंटिन्यूसली सर्वे करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, तो हम भी एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को चेंज कर सकेंगे, राइट। फर्म मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। Improving performance, तो understanding business environment not only improve the present performance but also continue to succeed in the market for a longer period, right। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ता है, जो टाइम के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है, सुना है ना। गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ही बेसिकली सक्सेस फैक्टर है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ही डिसाइड करेगा कि भाई हमें आगे जाकर सक्सेस मिलनी है या हम फेल होने हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट मूव करेंगे, अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंज करेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे हम भी न्यू टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे जैसे टेस्ट चेंज हो रहा है कस्टमर का वैसे वैसे हम भी अपने प्रोडक्ट्स चेंज करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, राइट। इट अनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़। मीटिंग कंपटीशन, ये हमेशा एक अपर हैंड रहता है उनके लिए जो एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ चलते हैं, राइट।
तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बताता है कि भैया कस्टमर की कंपटीटर्स की क्या स्ट्रेटजीज़ है और कंपटीटर्स की स्ट्रेटजीज़ के साथ हमें कैसे कोप अप करना है, राइट। हमें अपनी क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। इमेज बिल्डिंग, एक इमेज होती है, जिस तरह हमने कहा ना भैया नोकिया तो ख़त्म हो गई, क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ साथ नहीं चल पाई। एंड्रॉयड का टाइम था, नोकिया एंड्रॉयड पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाई। लेकिन वीवो है, ओप्पो है, ये छोटी मोटी कंपनीज जो इतनी बड़ी बन गई है आज की डेट में, इतनी बड़ी मार्केट एक्वायर कर लिया है, नोकिया जैसी कंपनी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ चली। जो छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो छोटे से छोटे चेंज की रिक्वायरमेंट थी, ये कंटिन्यूसली लाती चली गई और धीरे धीरे करके ये जो हम कहते हैं चाइनीज़ कंपनी है, इनकी भी अपनी एक इमेज बन गई, अपना एक ब्रांड बन गया, राइट। तो एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग देयर इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, कि हम छोटे से छोटे जहाँ अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट थी साथ साथ लेकर आए। Continuous learning, managers are motivated to continuously update their knowledge, understanding and skills to meet the predicted changes in the realm of business। कुछ देखिए आपकी बुक के अंदर डेफिनेशंस दे रखी है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑथर्स और डेफिनेशंस आपको दिमाग में रखनी है, राइट। जैसे कि यहाँ पर डेविस जी कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल कंडीशंस। तो एग्रीगेशन ऑफ ऑल कंडीशंस, जैसे ही ये वर्ड देखिए कौन से ऑथर ने दी थी डेफिनेशन, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ये जो फेज जहाँ पर भी देखे तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसने दी थी, ये एंड्रयूस ने, राइट। आज जी टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए दो तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट हम लेकर चल सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारे हाथ में कितना पैसा है, वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मार्केटिंग रिसोर्सेज क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी या मशीन्स क्या है, हमारी मैनेजमेंट है, या और भी अदर मिसलिनियस फोर्सेस, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम लेबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम हाई स्किल लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं, लो स्किल लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम पैसा बिजनेस में ज़्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा रिसोर्स खर्च कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम मशीन्स अपग्रेडेड यूज़ कर सकते हैं या फिर ओल्ड वर्जन यूज़ कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, राइट। तो मतलब ऐसी चीज़ें विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, उनको हम कहेंगे पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन ऐसी चीज़ें विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, उन्हें हम कहेंगे पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और अगर हम देखा जाए तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो माइक्रो और दूसरी मैक्रो। माइक्रो को ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं, टास्क एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट या रिमोट एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब कहता है जी स्पेसिफिक, जो डायरेक्टली हमसे जुड़ी हुई है, ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स, हमारे कंपटीटर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी मीडिया, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे सप्लायर्स, राइट। और मैक्रो जनरल, जैसे कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है जी इस वक्त कंट्री की, राइट। फिजिकल कंडीशंस क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या है जी, पॉलिटिकल और लीगल कंडीशंस क्या है इस वक्त हमारे कंट्री की, सोशल कल्चर क्या है जी, राइट। तो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो आपको ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्या इंटरनल, क्या माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्या मैक्रो। हाँ जी, ऊपर स्टीप मैंने दे रखा है यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर स्टीप। तो स्टीप का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका, कहता है जी सोशो कल्चरल, राइट, डेमोग्राफिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी, इन इकोनॉमिक कंडीशन होगी, राइट, इकोलॉजी, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। स्टीप कह सकते हैं, PETS कह सकते हैं, PE स्क्वायर TS कह सकते हैं,
एब्रीवेशन जैसे मर्जी दे लीजिए। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, सोशो कल्चरल एंड डेमोक्रेटिक्स। सोशो कल्चरल का मतलब क्या हो गया हमारा, कहता है जी जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, सोशल वैल्यूज़ है, सोशल स्ट्रक्चर है, बिलीफ है, पावर्टी हमारे सोशल कंडीशंस में आती है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सब क्या है हमारी, कहता है जी सोशल फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट अवर बिजनेस। ठीक, जैसे कि डिमांड ऑफ पैक्ड फूड, सब्जी हम कहते हैं फॉरेन में पैक्ड फूड ज़्यादा चलता है, इंडिया में तो हम लोग फ्रेश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या है हमारा सोशल फैक्टर, राइट, हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका। डेमोग्राफिक्स जैसे कि साइज़ हो गया, कंट्री का साइज़, डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो जैसे यहाँ से पता चलता है जी हमें स्किल्ड लेबर मिल सकती है या नहीं मिल सकती, कितनी मिल सकती है, हमारे कस्टमर्स कितने हो सकते हैं, राइट, कस्टमर बेस कितना बड़ा हो सकता है, तो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी means systematic application of science and other organized knowledge to practical tasks। तो जी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जैसे हम कहते हैं यार चाइना की अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो लोग कम कॉस्ट में भी अच्छा प्रोडक्ट बना देते हैं, हम उनकी कॉस्ट को डिफीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेटर है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बेटर होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट उतनी ही कम होगी और मार्केट के अंदर हम उतने ही ज़्यादा कंपिटिटिव रहेंगे, राइट। तो जी इंक्लूड्स मेथड, टेक्निक्स, अप्रोच अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर ओनली, बट बेसिकली टोटल काम करने का तरीका इस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है टेक्नोलॉजी और कॉस्ट को लो करने में भी हेल्प करती है। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। एक इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पर हम कहेंगे कि भैया ज़्यादा मार काट रहती है, खून खराबा ज़्यादा रहता है वहाँ पर, राइट, लड़ाइयाँ चलती रहती है। एक इकोनॉमी ऐसी है जो कि शांत है, जहाँ पर आप शांति से काम कर सकते हैं। एक इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का पता ही नहीं कि कितनी फ्लक्चुएट होगी कितनी नहीं होगी। दूसरी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल है, स्मूथ है, जहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी है, राइट। तो इकोनॉमी बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है इकोनॉमी का। तो जी इकोनॉमी का मतलब स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्टेट कंडीशन क्या है जी इकोनॉमी की, राइट। इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशन होगी। फिर जी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या है जी, अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो जी क्या क्या आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी या फिर आपको किसी और स्पेसिफिक मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, राइट। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, कहाँ हम प्राइवेटली काम कर सकते हैं, कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ है। फिजिकल पॉलिसी क्या है जी, मॉनेटरी पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं टैक्स पॉलिसी, ठीक है। क्या स्टार्टिंग में हमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या टैक्स हॉलीडेज़ मिलेंगे, नया नया काम होगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, उस टाइम पर हमें पैसों की ज़रूरत है, क्या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सबसे पहली चीज़, क्या हम किसी फॉरेनर से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी। अगर कोई हमारे बिजनेस में कोई फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या वो फॉरेनर अपने पैसे वापस लेके जा सकता है। तो बहुत चीज़ें होती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। ये सारी तो आपको बहुत डीपली पता है क्या है, फर्स्ट चैप्टर में भी कवर की हुई ये चीज़ें। हाँ जी, इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। तो जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्लाइमेट क्या है जी, वेदर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,
ट्रॉपिकल रीजन कितना है, स्मूथ रीजन कितना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं होने देती, तो वहाँ पर क्या फैक्ट्री हम लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अगर हमारी फैक्ट्री ऐसी है जहाँ से पोल्यूशन निकलेगा तो गवर्नमेंट की पोल्यूशन को लेकर क्या पॉलिसीज़ है, राइट। जो हमारा साइड प्रोडक्ट होगा या गार्बेज होगा या जो हमारा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको डिस्पोज ऑफ करने की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, राइट। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल कल का मतलब क्या हो गया, कहता है जी जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, तो जी लेजिस्लेटिव के अंदर क्या हो गया, हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहती है, नहीं करना चाहती, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है देश के अंदर। पता चले हर 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, नई गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसीज़ ला रही है और हर 2 साल बाद बिजनेस को लंबा चौड़े झटके लग रहे हैं, राइट। इसी तरह लीगल एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना सेफ़ है बिज़नेस करने के लिए लीगल एनवायरनमेंट। अगर हम किसी को उधार माल देते हैं तो क्या ऐसे लॉज हैं कि सामने वाले से हम अपना उधार इजीली रिकवर कर पाए, राइट। अगर हम लोन लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्या लीगल पॉलिसीज़ होती है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कोर्ट कितनी स्पीडी एक्शन लेती है इन केस ऑफ कमर्शियल मैटर्स। ठीक है, तो ये सारे एनवायरनमेंट हमारे कौन से हैं, ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, आ जाइए जी। अब देखते हैं कि भैया इंडिया कहाँ पर खड़ा है पूरे वर्ल्ड में एज फार एज ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंसर्न। देखिए, अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मस्ट। जब किसी भी इकोनॉमी में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगी, तभी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो भैया सीधी सी बात यह है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मस्त। अब जी किस इकोनॉमी में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जहाँ पर बिजनेस करना आसान होगा, राइट। जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होगी कि बिजनेस ईजीली स्टार्ट किया जा सके, बिजनेस को इजीली मैनेज किया जा सके और बिजनेस को इजीली क्लोज किया जा सके जब हमें लगे कि हमें बिजनेस नहीं करना। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना कितना आसान है और बकायदा इसका एक इंडेक्स है। वो इंडेक्स कौन इश्यू करता है, वर्ल्ड बैंक। तो जी वर्ल्ड बैंक 190 कंट्रीज इंक्लूड करके चलता है इस इंडेक्स के अंदर और 190 कंट्रीज को आप कह सकते हैं बेसिकली रैंक देता है। एक तरह से क्या देता है, रैंक, कि भाई इस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है या बिजनेस करना कितना मुश्किल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पर देखा जाता है कि भैया इस कंट्री के अंदर बिजनेस करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जैसे मान के चलो इंडिया के अंदर बिजनेस करना आसान है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में बिजनेस करना आसान है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लिबरल है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट ईजी होगा, जितना ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, उतना इजीली बिजनेस को हम रन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। और जितना ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होगा, अनफ्रेंडली होगा, उतना ही बिजनेस करना मुश्किल होगा, उतना ही प्रॉफिट जनरेट करना भी मुश्किल होगा। और जहाँ प्रॉफिट जनरेट करना मुश्किल होगा वहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, जहाँ प्रॉफिट जनरेट करना आसान होगा वहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात ये है कि सिर्फ इंटरनली ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम देखें देश से बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट तभी आएगी, लोग इंडिया में इन्वेस्ट तभी करेंगे जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर इंडिया का रैंक इम्प्रूव होता जाएगा, राइट। और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो जो बाहर से पैसा लेके आएगा इंडिया में काम करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा इंडिया में, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा,
राइट। पैसा हाथ में आएगा तो सब कुछ ही अच्छा होगा। हाँ जी, व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? कहता है इकोनॉमीज आर रैंक्ड, कितनी इकोनॉमीज? 190 कंट्रीज आर रैंक्ड ऑन देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो रैंक किया जाता है 1 से लेके 190 तक। A high ease of doing business ranking means regulatory environment is more conducive to the starting and operation of local firm। तो जी कुल मिलाकर कहता है जी 190 में से जितना ऊपर जाते जाओगे रैंक में, इसका मतलब आपके कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में बिजनेस करना उतना ही आसान है, बिजनेस को सेटअप करना उतना ही आसान है, प्रॉफिट जनरेट करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, राइट। तो द डूइंग बिजनेस असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस एंड देयर एनफोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर्स। तो 10 पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग की जाती है। हर देश के 10 पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि किस देश में इन पैरामीटर्स को ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, गवर्नमेंट ने इन पैरामीटर्स को कितना सिंपल किया है, राइट, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कितना हटाया है, मतलब बिजनेस करना कितना आसान हो गया है। हाँ जी, डूइंग बिजनेस रैंक कह लीजिए आप, ठीक है। कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर। डिस्टेंस टू फ्रंटियर क्या है? देखिए ये फ्रंटियर है, राइट, ये हमारा गोल है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। मान के चलिए ये 0 से स्टार्ट हुआ, अब जी यहाँ तक हमें पहुँचना है। जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो मतलब हमने कितने अचीव कर लिए? 100%। कितना अचीव कर लिया? 100% गोल, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं ये लोग? डिस्टेंस टू फ्रंटियर, DTF। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, मतलब लेट्स से 40 पर खड़े हैं आप, ठीक, तो अभी आप कितनी दूर है? अभी तो अपने गोल से 60 दूर है, 60 पॉइंट्स कह लीजिए, 40 पॉइंट्स, तो अपने गोल से कितनी दूर है? 60 पॉइंट्स दूर है। अगर आप यहाँ खड़े हैं, मान के चलिए आप 60 पर खड़े हैं, तो आप अपने गोल से कितनी दूर है? कहते हैं जी अभी तो अपने गोल से हम 40 पॉइंट्स दूर है। हमारा गोल क्या है? यहाँ तक पहुँचना है, 100% तक पहुँचना है। ऑल दो एक इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 100% ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ रेगुलेशंस हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा रहेगी, लेकिन जितना कम से कम हम इस डिस्टेंस को कर सके उतना ज़्यादा बेटर है। हम जितना ज़्यादा अपने टारगेट, अपने गोल तक पहुंच सके, जितना ज़्यादा यहाँ तक मूव कर सके उतना ज़्यादा बेटर है, राइट। तो वही चीज़ कही जा रही है। कहता है जो ये रैंक्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर दिए जाते हैं, अ स्कोर दैट शोज द गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज अवर गोल, दिस इज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, और यहां तक पहुंचना हमारा गोल है। अब देखते हैं जी हम कितनी दूर है यहाँ से। जितनी ज़्यादा दूर हम यहाँ से, उतना ही हम पुअर है, ठीक है, उतनी ही हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि भाई अनस्पोर्टिव है या फिर कॉम्प्लेक्स है, राइट। और हम जितना ये बेस्ट प्रैक्टिस के पास मूव होते जाएंगे, इसका मतलब हमने इतनी सारी हर्डल्स तो दूर कर दी है और हम बहुत पास है बेस्ट प्रैक्टिस के, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अ स्कोर ऑफ 75 मीन्स एन इकोनॉमी वॉज 25% पॉइंट्स अवे फ्रॉम द फ्रंटियर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल इकोनॉमीज एंड अक्रॉस टाइम, ठीक। तो इंडिया का स्कोर अच्छा इंप्रूव हुआ है। कहता है जी पहले इंडिया कितनी दूर था? पहले इंडिया का जो स्कोर था वो 60 था, तो ये हमारा फ्रंटियर मान लीजिए, और यहाँ से पहले इंडिया कहाँ था? यहाँ था। अब पिछले साल 67 हो गया, तो इंडिया यहाँ मूव कर गया है, राइट। तो मतलब जो हमारा गोल है उसके बहुत पास आ गया है,
मतलब इंडिया नियरली 7 पॉइंट मूव कर चुका है। ठीक है जी। तो इन द अच्छा ये चीज़ें ना ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ये जो ये टर्म है ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक। In the World Bank's latest doing business report, India has recorded a jump of 23 positions. अब देखिए आपको ये क्या याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग मतलब जो हमारे पास ये डिस्टेंस टू फ्रंटियर है, यहाँ तो हम जितना 100 के पास जाते जाएंगे उतना बेटर, और जब हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तो हम जितना ज़्यादा 1 के पास जाते रहेंगे। भाई रैंक की बात कर रहे हैं ना, रैंक तो जितना कम उतना बेटर। तो जी देखिए पहले हमारा रैंक कितना था, कहता है जी पहले हमारा रैंक था 100 इन 2017। कितना रैंक था? 100 आउट ऑफ 190। और अब हमारा रैंक कितना हो गया है? 77th आउट ऑफ 190। इसका मतलब एक ही साल में कितने रैंक का जंप कर लिया? 23 रैंक्स हम ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मेजर इंडिकेटर्स हमने कहा ना, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये 10 पैरामीटर्स देखे जाते हैं इसके अंदर कंट्री के। जो 6 ऐसे पैरामीटर्स जहाँ पर इंडिया ने मेजर इंप्रूवमेंट करी है वो कौन कौन से हैं? कहता है जी कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इन सब में इंडिया ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है। कहता है कंस्ट्रक्शन परमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का रैंक 2017 में 181 था आउट ऑफ 190, और सिर्फ 2018 के अंदर इंडिया का रैंक कितना हो गया है? 52। मतलब कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेना आसान हो गया है, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना आसान हो गया है। कम लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कम परमिशंस लेनी पड़ती है, अब कम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, कम डॉक्यूमेंटेशंस कर दिए गए हैं, कम फीस कर दी गई है। राइट, तो जितना आसान हो गया है काम करना उतना ही बेटर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो मतलब यही है ना। तो देखिए कितना चेंज आया है एक ही साल में। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कहता है जी इंडिया का रैंक 2017 में इस फैक्टर को कंसिडर करे तो 146 था, अब कितना हो गया है? 80, एक ही साल में। तो जी बाहर एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना आसान हो गया है। राइट, इसी तरह बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो गया। कहता है पहले 2017 में 156 रैंक था, अब स्टार्टिंग ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 137 रैंक है। राइट, गेटिंग क्रेडिट, उधार लेना आसान हो गया है, पहले 29th रैंक था, अब 22nd। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आसान हो गया है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी आसान हो गया है। राइट, तो टोटल मिलाकर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है इंडिया ने। मेन मोटिव क्या है जो हमारी आज की डेट में सरकार है, उसका मेन मोटिव भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। राइट, हाँ जी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स फॉर द ईयर। दिस इज द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर फॉर विच इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर, लगातार 2 सालों से। इंडिया इज फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट टॉप इम्प्रूवर्स इन द कंजिक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, तो जैसे ब्राज़ील है, रशिया, इन सारी कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया अकेला है जिसको टॉप इम्प्रूवर कंसिडर किया गया, वो भी 2 बार लगातार। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट इन 2 years by any large country since 2011 in the doing business assessment। तो जी किसी भी बड़े कंट्री के मुकाबले इंडिया ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट गेन करी है।
As the result of continued performance, India is now placed at the first position among South Asian countries as against sixth in 2014. तो साउथ एशियन कंट्रीज में पहले इंडिया की पोजीशन 6 थी और आज की डेट में क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की पोजीशन फर्स्ट। तो जी साउथ एशियन कंट्रीज में आज की डेट में इंडिया क्या एक तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस है सारे फॉरेनर्स की इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर वाइज हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर बताने का कुछ नहीं है एज सच, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जिस तरह ये फिगर्स हैं, ये फिगर्स तो आपको ही याद रखनी पड़ेगी कि साउथ एशियन कंट्रीज में आज की डेट में इंडिया की पोजीशन क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट। 2014 में क्या पोजीशन थी, सिक्स्थ। इंडिया ने हाईएस्ट इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड करी है लगातार 2 सालों से, जिसकी वजह से इंडिया की पोजीशन कितनी इंप्रूव हुई, 53, राइट, लार्ज कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें तो लगातार 2 साल इंडिया ने एज टॉप इम्प्रूवर पोजीशन गेन करी है। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए आपको ही याद करनी पड़ेगी। तो सारे फैक्टर्स इन्होंने बताए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऊपर पढ़ा ना, कंस्ट्रक्शन परमिट्स में इंडिया ने अच्छा खासा इम्प्रूव किया है। तो कैसे इम्प्रूव किया है, कहता है जी प्रोसीजर रिड्यूस्ड फ्रॉम 37 टू 20। कितने प्रोसीजर्स थे कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेने के लिए? अगर आपको कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, सोसाइटी बनानी है, डैम बनाना है, पुल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो बहुत सारे परमिट्स लेनी पड़ती है। तो जी मुंबई में 37 से जो प्रोसीजर्स है रिड्यूस हो गए 20, और दिल्ली के अंदर 24 से रिड्यूस हो गए 16। तो कम प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, मतलब इजीली काम स्टार्ट किया जा सकता है। टाइम रिड्यूस कर दिया है, जो परमिशंस ग्रांट्स मतलब लाइसेंस लेने के लिए टाइम था वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले कहता है ऑन एन एवरेज 128.5 डेज लगते थे सारी परमिशंस लेने में, अब 99 डेज लग रहे हैं मुंबई में। दिल्ली में पहले 157 डेज लगते थे, 157.5, अब 91 डेज लग रहे हैं दिल्ली में। बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इंप्रूव हो गया है फ्रॉम 12 to 14 इन मुंबई एंड 11 to 14 इन दिल्ली, राइट। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स, कॉस्ट भी कम हो गया, कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेने का टाइम भी कम हो गया, प्रोसीजर भी कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गया। कहता है नियरली पहले क्या थी 23.2%, अब क्या रह गया सिर्फ 5.4%। ठीक है, तो ये स्कोर अच्छा खासा इंप्रूव हो गया हमारा। हमने ऊपर भी देखा था डिस्टेंस टू फ्रंटियर का जो स्कोर है वो अच्छा खासा हमारा इस फैक्टर में इंप्रूव हो गया है। हाँ जी, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कहता है टाइम कॉस्ट दोनों ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली। पहले क्या होता था कि आपका कोई कंटेनर पोर्ट पे गया है तो पोर्ट पे बकायदा उसकी डीपली इंस्पेक्शन होती थी, मैनुअली इंस्पेक्शन होती थी। तो वहाँ जो कस्टम ऑफिसर्स होते थे वो एक एक चीज़ को मैनुअली इंस्पेक्ट करते थे और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था। कई बार तो पता चलता था पोर्ट पे ही एक एक महीना सामान पड़ा रहा, जाने वाला भी और इंडिया में आने वाला सामान भी। अब एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली ई संचित के थ्रू होता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है, अपनी स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्टर है वो अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन देता है कि देखिए जी सेल्फ असेसमेंट कह लीजिए, जैसे टैक्स में होते हैं ना सेल्फ असेसमेंट, हम खुद ही बताते हैं इनकम टैक्स वालों को कि हमारी कमाई कितनी है। इसी तरह यहाँ पर भी एक तरह की सेल्फ असेसमेंट, हम खुद ही बता रहे हैं कि जी इसके अंदर क्या है, कंटेनर के अंदर क्या माल है और क्या नहीं है, और फिर उसे लॉक कर दिया जाता है और फिर आसानी से मतलब उस चीज़ को खोला नहीं जा सकता, कंटेनर को चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती। तो इसकी वजह से फिजिकल इंस्पेक्शन कम हो गई है और फिजिकल इंस्पेक्शन कम होने की वजह से टाइम जो है बड़ा हमारा बच जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ई संचित है हमारे पास, जो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर सकते हो, तो फिजिकल धक्के खाने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस्ड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग ऑफ कंटेनर्स एट द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में ही बेसिकली कंटेनर सील हो जाते हैं, वहीं से डिक्लेरेशन चली जाती है, वहीं से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी जो टाइम की कॉस्ट की रिडक्शन हो गई है। ठीक,
तो जी ई संचित क्या है? सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टू इम्पोर्ट कार्गो टू रिड्यूस फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द कस्टम एंड क्लियरिंग एजेंट and significantly reduce the import clearance time by uploading digitally signed documents. हाँ जी, स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब देखिए प्रोसीजर्स बहुत कम हो गए बिजनेस को स्टार्ट करने के। जैसे कि पहले तो इस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लो, उस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लो, एनवायरनमेंट वालों से अप्रूवल लो, राइट। तो 100 तरह की अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी। अब क्या कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रिड्यूस हो गई है, 11 से 10 ही रह गई है, और मुंबई में 12 से 10 रह गई है। टाइम रिड्यूस हो गया है, कहता है 30 से 16 डेज रह गया है दिल्ली में नया काम ऑन एन एवरेज स्टार्ट करने के लिए। मुंबई में ऑन एन एवरेज अब 29.5 से 17 डेज रह गए हैं जो नया काम स्टार्ट करने में टाइम लगता है। पैन टैन डिन जो है सब, अब स्पाइस तो आपने पढ़ा है ना कंपनी लॉ के अंदर। अब क्या है, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक सिंगल फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है। पैन टैन डिन सब इसी के अंदर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई। मतलब मुंबई के अंदर अगर आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर करवाते हैं कोई भी दुकान खोलने के लिए, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट खोलने के लिए, तो फिजिकल इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर भी डिस्टेंस टू फ्रंटियर जो काफ़ी इम्प्रूव हो गया हमारा। हाँ जी, एसेस टू क्रेडिट कहता है जी रैंक इम्प्रूव हो गया अच्छा खासा, डिस्टेंस टू फ्रंटियर इम्प्रूव हो गया अच्छा खासा हमारा। स्ट्रेंथ ऑफ लीगल राइट्स इंडेक्स इम्प्रूव हो गया। लीगल राइट्स इंडेक्स का मतलब कि जो क्रेडिट दे रहा है, जो ले रहा है, उनके जो लीगल राइट्स है उसके बेसिस पे जो इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल बी नाउ रिपेड फर्स्ट ड्यूरिंग द बिजनेस लिक्विडेशन। एसेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कितनी सारी चीज़ें दे रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो गया, प्रोसीजर्स कम हो गए हैं, राइट। तो दिल्ली के अंदर 5 से 3 ही प्रोसीजर रह गए हैं अगर आपको न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई करना है और लगवाना है तो किसी भी बिजनेस हब में, फैक्ट्री में, यूनिट में। और मुंबई में 5 से 4 ही प्रोसीजर्स रह गए हैं। डिस्टेंस टू फ्रंटियर अच्छा खासा इंप्रूव हो गया। तो ये सारी फिगर्स देखिए आपको याद रखनी पड़ेगी। ओवरऑल रैंकिंग दे रखी है 2014 में इतनी थी, 2016 में इतनी हुई, 2017 में इतनी हुई, अब करंटली कितनी है हमारी 77। और डिस्टेंस टू फ्रंटियर 2014 में इतना था, 2016 में इतना हुआ, 17 में इतना हुआ, और अब 67.23। ठीक। और सारे इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं। आ जाओ जी। अब जी स्टेट ने, या मैं कहूँ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने क्या क्या स्टेप्स लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इजी बनाने के लिए। देखो इंडिया एक सिंगल रीजन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राइट। और हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है। अब जी स्टेट अल्टीमेटली काम कहाँ होगा, स्टेट्स में होगा, ठीक। सेंटर के पास तो क्या है, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज कायदे से देखा जाए तो काम कहाँ होने वाला है, स्टेट्स के अंदर होने वाला है। तो जी स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रमोट करना बड़ा जरूरी है ताकि वो बिजनेस को, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हैं, बिजनेस को करने का तरीका आसान बनाना कह सकते हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जब स्टेप्स लेगी, इनिशिएटिव्स लेगी, तभी तो ओवरऑल इंडिया का रैंक इम्प्रूव होगा। हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगी चीज़ों को इम्प्रूव करने की, तभी तो ओवरऑल इंडिया का रैंक इम्प्रूव होने वाला है, राइट। तो जी क्या जरूरी है, कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के बीच में एक कंपिटिटिव फीलिंग पैदा करे। हर स्टेट को लगना चाहिए नहीं यार, मतलब उनके बीच में एक दौड़ लगा दो, स्टेट्स के बीच में एक रैंकिंग क्रिएट कर दो कि देखते हैं इस साल कौन सा स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा, इस साल कौन सा स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, राइट। कौन सा स्टेट कम से कम प्रोसीजर्स कर देगा, कम से कम लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट कर देगा, कम से कम कॉस्टिंग करने में कामयाब रहेगा, राइट। कितना जल्दी किस स्टेट के अंदर काम स्टार्ट किया जा सकता है, कितना इजीली बिजनेस मेंटेन या रन किया जा सकता है। तो वो एक फीलिंग, कंपटीशन वाली फीलिंग क्रिएट करना, और पैरामीटर्स देना स्टेट्स को क्लियर कट पैरामीटर्स देना। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी स्टेट को कि हम इन पैरामीटर्स पर हर स्टेट को असेस करेंगे हर साल,
और देखते हैं कि स्टेट ने किस पैरामीटर में कितना इम्प्रूव किया है, राइट। तो यही चीज़ जो हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, यही चीज़ बेसिकली कर रहा है। तो इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव टेकन सेवरल रिफॉर्म measures with an aim to improve regulatory environment and facilitating doing business in India। तो जी क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये जो यहाँ दे रखा है ना वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारा दोबारा आपके चैप्टर में रिपीट कर रखा था तो मैंने थोड़ा सा दे दिया, अदरवाइज हम ये सारा कर चुके हैं, इसे छोड़िए नीचे आइए। हाँ जी, स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब हम क्या बात कर रहे हैं, जो इंडिया ने इंटरनली अपने स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, या जो सेंट्रल लेवल पर इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं कि स्टार्टिंग अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीज़ों को आसान किया गया।